हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो मूवी लेकर आई हूँ उसकी एंडिंग आपको शॉक्ड कर देगी और उसके दरमियान के ट्विस्ट एंड टर्न भी आपको बहुत हैरान करेंगे। जो लोग टाइम ट्रैवल मूवी के शौकीन हैं वो लाजमी इस वीडियो को देखें। क्या होता है जब तीन अलग अलग लोग फ्यूचर से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और टाइम ट्रैवल करके 1964, 1985 और 2011 से टाइम ट्रैवल कर 1940 में जंगल में मौजूद कैबिन में आ जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ और क्या वो अपने असल टाइम में कभी वापस जा पाएंगे? चलिए देखते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें जोडी और केविन नाम का एक लड़का लड़की दिखाए जाते हैं जो कि एक स्टोर को लूट रहे होते हैं। ये दोनों कपल हैं। जब ये सारे पैसे लूट लेते हैं तो केविन गाड़ी लेने चला जाता है और जोडी कैशियर को 1 पॉइंट पे ले लेती है। तभी उसे कैशियर के पीछे एक सेफ दिखता है और वो सोचती है कि उसमें और भी पैसे होंगे। वो कैशियर से कहती है कि उस सेफ को खोले, मगर कैशियर उसे कहता है कि बेहतर होगा वो इसे ना खोले क्योंकि तुम्हारी ये बेकार जिंदगी जो तुम जी रही हो ये सेफ खोलने के बाद बदल जाएगी। और वो लड़की गुस्से में आकर उसे शूट कर देती है। सीन चेंज होता है। हमें एक लड़की सैम दिखाई जाती है जो जंगल में भटक रही होती है। वो बहुत डरी हुई होती है। उसे वहां एक कैबिन नजर आता है और वो उसके अंदर चली जाती है। वहां कोई नहीं होता। सैम को बहुत भूख लगी होती है और वो वहां रखा खाना खाने लगती है। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और सैम डर जाती है। वहीं छुप जाती है। कोई अंदर आता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो एक आदमी होता है। सैम वही छुपी रहती है और उस आदमी के बाहर जाते ही बाहर निकलकर भागने लगती है, मगर वो गलती से उसी आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी उसे अपना नाम टॉम बताता है और वो कहता है कि वो खुद भी इधर भटक गया है और सैम को उसे डरने की जरूरत नहीं है। सैम उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे लगा कि शायद वो खतरनाक है और सैम ने उसका खाना भी तो खा लिया है। सैम आगे बताती है कि वो उसके शोहर के साथ जंगल के पास से गुजर रही थी जब उनकी कार खराब हो गई और उसके हस्बैंड अकेले ही मैकेनिक को लेने चले गए, मगर वो कल रात से वापस नहीं आए और वो पूरी रात कार में इंतजार करती रही। मगर फिर वो अकेली पैदल ही बाहर निकल आई मदद मांगने के लिए। टॉम उसे बताता है कि वो खुद भी पिछले 3 दिन से इधर है। उसकी कार 3 दिन पहले इस जंगल में क्रैश हो गई और वो 3 दिन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, मगर नहीं ढूंढ पा रहा। किसी ना किसी तरह वो फिर इसी कैबिन तक आ जाता है और यहाँ के फोन सेट भी खराब है और सेल के सिग्नल भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग सका। सैम कहती है कि उसे किसी न किसी तरह अपने शोहर को ढूंढना होगा और वो अब कार के पास वापस जा रही है। क्या पता उसका शोहर वहां गाड़ी तक आए और उसको वहां गाड़ी के पास जाना चाहिए ताकि उसका शोहर उसे ढूंढ ले। जिसे सुनकर टॉम कहता है कि बाहर रात होने वाली है। रात में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है और इतनी ठंड में कोई भी बाहर नहीं रह सकता। तुम इधर ही रुक जाओ। और सैम को और भी फिक्र होने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड कल रात से ही गाड़ी से बाहर निकल के गया था और वापस नहीं आया। सैम परेशानी में सिगरेट पीने लगती है तो टॉम सैम के लेटर से वहां कैबिन में लकड़ियां जलाने लगता है ताकि वो ठंड से बच सके। इसके बाद वो दोनों कार तक जाते हैं कि शायद सैम का हस्बैंड वहां आ गया हो, मगर सैम का हस्बैंड नहीं आया होता। टॉम गाड़ी को चेक करता है तो पता चलता है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो इसलिए वापस कैबिन में जाना होगा। तो सैम कहती है कि वो यहीं रुककर अपने शोहर का इंतजार करेगी। टॉम कुछ देर तो रुक के इंतजार करता है कि सैम का हस्बैंड जल्दी आ जाए, मगर वो नहीं आता और शाम होने लगती है। ठंड बढ़ जाती है और सैम को भी डर लगने लगता है, इसलिए वो अपने शोहर के लिए कार में एक नोट छोड़ देती है कि वो पास ही एक कैबिन में है और टॉम के साथ वापस आ जाती है। टॉम सैम को बताता है कि उनके पास अब खाने का सामान भी बहुत कम है और कम खाकर गुजारा करना होगा ताकि वो ज़्यादातर इस जंगल में सरवाइव कर सकें। और इसके बाद वो सो जाते हैं। सुबह होते ही टॉम अपनी क्रैश हुई कार में से तेल निकालता है और ये तेल सैम की कार में डालकर इधर से निकलने का इरादा बनाता है। दूसरी तरफ सैम बहुत बुरा सपना देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और वो मर रही है। तभी उसकी आंख खुलती है। वो कैबिन के बाहर आती है और वहां उसे एक लड़की मिलती है
जो बेहोश होती है और वो उसे अंदर ले आती है। और ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की जोडी होती है जिसने हमने कहानी के शुरू में देखा था। और वो खुद को इस कैबिन में देखकर हैरान होती है और डर जाती है। सैम उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो इधर फंसी हुई है, मगर जोडी यकीन नहीं करती और कैबिन से निकलकर चलने लगती है। दूसरी तरफ टॉम पेट्रोल निकालकर वापस आ रहा होता है। तभी तेज गोलियों की आवाज से वो डर जाता है और सारा पेट्रोल भी जमीन पर गिर जाता है। जोडी काफी देर चलने के बाद फिर वापस उसी कैबिन के पास आ जाती है और वो सैम से कहती है वो इतनी देर चली और वो कहीं मुड़ी भी नहीं और सीधा चलने के बावजूद यही कैबिन उसके सामने आ गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तब सैम उसे टॉम के बारे में बताती है कि वो भी सीधा चलता है मगर इसी कैबिन के पास आ जाता है। तब तक टॉम भी वापस आ जाता है और जोडी से पूछता है वो कौन है और इधर कैसे आई, मगर जोडी उससे सही से बात नहीं करती और समझती है कि ये एक सीरियल किलर है और शायद वही उनको इधर लाया है। सैम उसे कहती है कि ऐसा नहीं है और वो कल से टॉम के साथ है और टॉम एक अच्छा इंसान है। और अब फिर से शाम होने लगती है। शाम हो जाती है और बाहर ठंड भी बढ़ने लगती है। तीनों सो जाते हैं। इस बार जोडी को बहुत बुरा सपना आता है। सुबह होते ही वो कहती है कि वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी और वो जा रही है। सैम उसको कहती है कि वो कुछ देर रुक जाए तो टॉम और वो भी उसके साथ जाएंगे, मगर जोडी कैबिन से निकल आती है और रास्ता ढूंढने लगती है। उसकी थोड़ी देर बाद टॉम भी निकल जाता है। दोनों अलग अलग सिमत में जाते हैं और बिना कोई टर्न लिए जोडी फिर यही कैबिन में आ जाती है, यानी कि वो दोबारा कैबिन तक आ जाती है। मगर ऐसे कैसे हो गया और क्या हुए इस कैबिन का राज? जोडी सैम को ब्लैंकेट देती है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। दोनों बातें करने लगती हैं। सैम बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपने माँ बाप की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसका शौहर वापस नहीं आया और अगले महीने नवंबर में उसकी डिलीवरी है। जोडी बताती है कि वो भी नवंबर में हुई थी और वहां हुई थी जहां सैम के माँ बाप का घर है। दोनों हैरान होती हैं कि ये कैसा कोइंसिडेंट है और ये सब क्या हो रहा है, दोनों में जरूर कोई कनेक्शन है और वो क्या है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और टॉम भी चलता रहता है और उसके साथ भी वही होता है जो जोडी के साथ हुआ। वो भी कैबिन तक दोबारा पहुंच जाता है, यानी कि वो कुछ भी कर लें वो वापस इसी कैबिन में आ जाते हैं और वो यहाँ से नहीं निकल सकते। तीनों बैठ के इस कैबिन के बारे में बातें करते हैं कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। तब टॉम कहता है सुबह वो तीनों इकट्ठे यहाँ से निकलेंगे क्योंकि उनके पास खाना भी नहीं है, अब खाना खत्म हो गया और वो अब यहाँ बैठ के इंतजार नहीं कर सकते। अगले दिन तीनों इकट्ठे कैबिन से निकलते हैं और जोडी बताती है कि उसके माँ बाप मर गए हैं और उसको उसके दादा दादी ने पाला है। कुछ दूर जाकर सैम जमीन में एक दरवाजा देखती है और उसको खोलने पे वो देखते हैं यहाँ किसी तरह का होम शेल्टर है। उन्हें उधर खाना भी मिलता है और यहाँ पे सब जर्मन में लिखा हुआ होता है क्योंकि सैम को जर्मन आती थी, जिससे उसको पता चलता है कि वो इस वक्त पोलैंड में है। मगर तीनों के मुताबिक वो जिस जगह से गुमे थे वो पोलैंड के आसपास भी नहीं थी और यहाँ से कंफ्यूजन बढ़ जाती है। सैम बताती है कि उसको जर्मन इसलिए आती है क्योंकि उसके पापा जर्मन में थे और वो वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसके पापा की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। वो तीनों बंकर से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं, मगर फिर वही होता है, यानी कि वो तीनों फिर कैबिन के पास आ जाते हैं। तीनों के पास कोई और चारा नहीं बचता और तीनों इसी कैबिन में आ जाते हैं। टॉम अपने बारे में बताता है कि वो एक ऑर्फन होम में भरा हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने बहुत क्राइम किए थे जिसकी वजह से उसकी माँ को फांसी हो गई और उसे पूरी जिंदगी अकेले ऑर्फन होम में गुजारनी पड़ी और अब भी वो उधर ही जा रहा था, मगर उसकी कार क्रैश हो गई। तभी उनकी नजर जोडी के पैसों पे जाती है जहां 1984 की डेट लिखी हुई होती है। सैम कहती है मगर अभी 1970 चल रहा है और यहाँ से रिवील होता है कि तीनों अलग अलग टाइम से हैं। सैम के मुताबिक 1960 चल रहा है, जोडी के मुताबिक 1984 और इन दोनों से बिल्कुल अलग टॉम के मुताबिक ये 2011 का टाइम है, यानी सैम 1960, जोडी 1984 और टॉम 2011 से हैं। वो एक टाइम में फंस गए हैं और मगर ये कैसे हुआ और वो कैसे यहाँ आए, यहाँ कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तीनों परेशान होते हैं। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आती है। वो तीनों बाहर
निकल के देखते हैं तो बाहर एक जर्मन सोल्डर होता है जो कि जर्मन में कुछ कह रहा होता है। क्योंकि सैम को जर्मन आती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो तीनों इधर फंस गए हैं, मगर वो उनकी बात नहीं सुनता और टॉम को मार के बेहोश कर देता है और तीनों को कैबिन में बांध देता है। अब तीनों को पता चल जाता है कि वो तीनों अभी 1940 में हैं और अभी वर्ल्ड वार 2 चल रही है और अपने टाइम से टाइम ट्रेवल करके वो इधर आ गई है। वो सोल्डर टॉम को बाहर ले जाकर एक दरख्त के साथ बांध देता है और अंदर आके दोनों की तलाशी लेता है और यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है और वो देखता है कि सैम और जोडी दोनों ने एक तरह का लॉकेट पहना हुआ है और दोनों के लॉकेट में एक ही औरत की तस्वीर है और वो औरत इस सोल्जर की बीवी है। वो इनसे पूछता है कि वो कौन है और उसकी बीवी की तस्वीर इनके पास कैसे आई। सैम कहती है ये उसकी माँ है, ये उसकी माँ की तस्वीर है और जोडी कहती है कि ये उसकी नानी है। दोनों ने अभी तक एक दूसरे के पास इस लॉकेट को नहीं देखा था। वो सोल्जर शॉक था और वो और भी छानबीन करने के लिए उन दोनों को टॉम के पास ले आता है, मगर अब तक टॉम खुद को रस्सियों से छुड़वा चुका होता है और वो सोल्जर को मार के बेहोश कर देता है और तीनों उसको बांध देते हैं और उसके सामान की तलाशी लेते हैं और यहाँ सब जान जाते हैं। इस सोल्जर का नाम हांस है और ये सैम का पापा है और जोडी सैम की बेटी है और टॉम जो 2011 से है वो जोडी का बेटा है। यानी कि सैम जो बता रही है उसका बाप वर्ल्ड वार 2 में मारा गया था, यानी वो अभी कुछ देर बाद मरने वाला है। जोडी सैम को बताती है अगले महीने वो जोडी को जन्म देते हुए मर जाएगी और उसको उसके दादा दादी पालेंगे। सैम ये सुनकर डर जाती है, मगर जोडी कहती है कि टॉम उसके घर कैसे पैदा हुआ, उसने बच्चे पैदा ना करने का फैसला किया था। तब टॉम बताता है कि केविन उसका बाप और जोडी बहुत ज्यादा क्राइम करते थे। एक दिन उसने चोरी के दौरान एक कैशियर को मार दिया था और वो पकड़ी गई थी, जिसके बाद उसके सजाए मौत हुई और इसके 8 महीने पहले उसने टॉम को जन्म दिया था और टॉम को ऑर्फन होम में दे दिया गया था जहां वो पला भरा। अब सबको समझ आ गया था वो सब एक ही फैमिली से है और इनका आपस में क्या रिश्ता है। वो हंस को भी इशारों से सब समझाने की कोशिश करते हैं, मगर हंस को उनकी बातों पे ज्यादा यकीन नहीं आता। क्यों? अब जबकि हंस एक शोल्डर है तो उसे एक मिशन मिला होता है, तो मिशन को पूरा करने के लिए वो भाग जाता है। अब तीनों को समझ नहीं आती अब वो क्या करे। यही टॉम सोचता है उनको जो नाइटमेयर आ रहे थे वो असल में उनका फ्यूचर है, यानी कि सैम जोडी को पैदा करते हुए अकेली होगी, इसलिए वो मर जाएगी और जोडी को पुलिस पकड़ लेगी और उसको सजाए मौत हो जाएगी और वो खुद तन्हाई से घबरा कर खुदकुशी कर लेगा, यानी वो तीनों मर जाएंगे। वो कहता है शायद तकदीर ने उनको यहाँ पहुंचाकर अपने फ्यूचर को सुधारने का एक मौका दिया है। फिर वो तीनों सोचने लगते हैं कि वो कैसे सब ठीक करें। तभी उन्हें याद आता है यहाँ से कुछ देर दूर एक बंकर है, वो हंस को वहां ले जाकर मरने से बचा लेंगे। दूसरी तरफ हंस भी चलकर दोबारा फिर इसी कैबिन तक आ जाता है, क्योंकि ये कैबिन एक टाइम जोन में है, इसलिए वो सब घूम फिर कर दोबारा इसी के पास आ जाते हैं और यहाँ से नहीं निकल पाते। हंस कैबिन में आकर टूटे हुए टेलीफोन को चेक करता है ताकि वो इससे अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके अपने मिशन के बारे में पूछ सके। वो तीनों हंस को समझाने की कोशिश करते हैं और उससे उसके साथ बंकर में जाने को कहते हैं और हंस गुस्से में आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि उसके पास उसका मिशन है, वो कोई गद्दार नहीं जो मौत से डरकर शेल्टर में छुप जाए। सैम उसे जर्मन लैंग्वेज में सब समझाती है कि वो उसकी बेटी है और वो वर्ल्ड वार 2 में मरने वाला है कुछ देर बाद, मगर हंस नहीं मानता। वो कैबिन से बाहर जाने लगता है, टॉम उसे रोकने लगता है तो हंस उसे मारने लगता है। हाथापाई में हंस से गोली चल जाती है और जोडी को लग जाती है। टॉम जोडी के पास जाता है और हंस कैबिन से भाग जाता है। सैम टॉम से कहती है देखो जोडी मर रही है और जोडी मर गई तो तुम कभी पैदा नहीं होगे, इसलिए इसके मरने से पहले तुम्हें हंस को बचाना होगा। तभी टॉम भागकर हंस को पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है, मगर क्योंकि हंस एक सोल्जर है तो वो टॉम पर भारी पड़ता है। तभी टॉम को याद आता है क्योंकि ये कैबिन एक अलग टाइम जोन में है तो हंस जितना भी भाग ले वापस कैबिन में ही आएगा। तो वो हंस को छोड़ के वापस कैबिन की तरफ आता है और दूसरी तरफ हंस भी दोबारा कैबिन तक आ जाता है, मगर तब तक जोडी मर गई होती है। और क्योंकि जोडी ने टॉम को पैदा किया होता है, इसलिए क्योंकि अब जोडी ही नहीं तो टॉम का वजूद कैसे होगा। टॉम गायब हो जाता है, हंस भी ये सब देख रहा है। सैम और
सैम दोनों को देखकर रोने लगती है। वो हंस से कहती है, देखो तुमने क्या किया। तभी ऊपर से एयर स्ट्राइक होने लगती है। सैम हंस से कहती है, अब तो मेरी बात मान लो, प्लीज बंकर में चलो मेरे साथ। हंस, जिसने कि अपनी आंखों से टॉम को रियलिटी सेट देखा था, अब समझ गया था, वो सैम के साथ चलने लगता था। दोनों भागकर बंकर तक जाने लगते हैं। ऊपर से बॉम्ब की बरसात हो रही होती है। भागते हुए सैम गिर जाती है, मगर हंस उसे उठाकर भागने लगता है। आखिरी टाइम पर दोनों शेल्टर में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी सैम भी गायब हो जाती है, यानी रियलिटी खुद को ठीक कर रही है। तभी एक मिसाइल आकर बंकर पर गिरता है और सब रिवर्स होने लगता है और एक न्यू टाइमलाइन बनती है जिसमें सब ठीक हो जाता है। क्योंकि हंस अब इस टाइमलाइन में नहीं मरा, तो अब सारा फ्यूचर चेंज होगा। जोडी अब उसी स्टोर में खड़ी है, मगर वो चोरी नहीं करती, बल्कि कैशियर को पैसे देती है, क्योंकि वो एक अच्छे खानदान से और उसने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी है। और वो कैशियर को पैसे देकर सामान लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ वो केविन को देखती है। केविन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ उसी स्टोर को लौटने के लिए जा रहा होता है। जोडी अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही, उसकी माँ सैम भी जिंदा है। तो ये थी कहानी इस मूवी की, और इसकी हैप्पी एंडिंग आपको कैसी लगी? तो शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो तीनों माँ, बेटा और नानी और उनका परनाना, तीनों एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी किसी ना किसी तरह से कमतरी में गुजारी होती है और इनकी मौत भी जल्दी वाक़ हो जाती है। तो किस्मत इनको एक टाइम देती है, एक और मौका देती है, और तीनों अपनी जिंदगी को संवार भी लेते हैं। क्योंकि सैम और जोडी तो बहुत खुश हैं और हंस भी नहीं मरा, तो उसकी भी जिंदगी सवर गई। अब देखते हैं टॉम कब पैदा होता है, और यकीनन टॉम भी अच्छी जिंदगी गुजारेगा जब वो पैदा होगा। तो ये थी इस मूवी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।